नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज सभी की निगाहें लोकसभा पर रही और आधी रात को लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि ये विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये विधेयक वक्फ को एक तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। किरण रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। दूसरी ओर अमित शाह ने भी साफ तौर पे कहा है कि देश की संसद से जो कानून पारित होगा उसे मानना होगा। विपक्ष खामोखा लोगों के भीतर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरीके से मुसलमानों के हित में है, इसमें पारदर्शिता रखी जाएगी। हालांकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि ये विधेयक मुसलमानों का हक छीनने के लिए लाया गया है। आज मुसलमानों का हक छीना जाएगा, कल किसी और धर्म की भी बारी हो सकती है। ज़बरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर लोकसभा में चला, वोटिंग का भी दौर देखने को मिला और आखिरकार सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ इस विधेयक को लोकसभा में पारित करा लिया। रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इस विधेयक पर अपना पक्ष रखा, तो वहीं विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। ललन सिंह भी ज़बरदस्त तरीके से जेडीयू के पक्ष को संसद में रखा। आपको बता दें कि एनडीए, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, आज एनडीए पूरी तरीके से एकजुट रहा और इस विधेयक को लोकसभा से पारित करा लिया। सुनिए किसने क्या कहा है। पूरे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर्स के साथ साथ आज जितने भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, सब लोग ने अपने अपने तर्क रखे हैं, पक्ष में विपक्ष में सबने रखे हैं। मैं सबको सबसे पहले मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने गौर से सुना है और जैसे हमने शुरुआत में बिल प्रस्तुत करते समय अनुरोध किया था कि हम भरपूर चर्चा किया जाए इस सदन में और हम सबका सुनेंगे और जवाब भी हम देंगे। मेरे ख्याल से कई मुद्दे ऐसे आया जिसका जो इस बिल का पक्ष में बोलने वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है। इसलिए कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब देर रात ये चर्चा चल रही है। इसलिए मैं समय को देखते हुए बहुत विस्तृत रूप से अपना जवाब को नहीं रखते हुए संक्षेप मगर कोशिश करूंगा कि आपका जो पॉइंट्स है वो समावित हो जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने जो पॉइंट उठाया है वो तर्क है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो तर्कहीन हैं। मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं
कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। वक़्फ़ औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक़्फ़ औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या हो सकता है। तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक ढूंढ के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स, अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और वहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं,
जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी, जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य
मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ, उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई, और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो?
और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतरी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति पे भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह घट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज। ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं। मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया। अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक और आज सीए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है, अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस, यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मुरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे। मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है।
और एक डिसेंट नोट में उन्होंने पॉइंट कहा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज विच आर पर्सनल प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड बाय वेरियस रूलर्स, नवाब्स एंड जमींदार्स। हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूबीटी वालों ने किया है। और इन्होंने यहाँ पे अभी कहा वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम, मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। जो औरंगजेब आज महाराष्ट्र में आया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज जी को हालाल करके जिन्होंने मारा, आज उनकी वकालत करने की नौबत जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद इस यूपी पे आया। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी। और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज सब प्लीज आप मान्य नहीं, वामसी पोर्टल पर आपने बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है साथ। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में है, वहीं कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और ऑल इंडिया सजदा नाशन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी अनेक संस्थाओं ने, चर्च से लेकर मुस्लिम की अन्य सभाओं ने इसका समर्थन किया है। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति जी, वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है। उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।